हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रुप 4JRF। सो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन के बेस के ऊपर जो भी हमारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, हमने उसी के रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम अपने एक एक टॉपिक को पकड़ करके उसके डिटेल टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको कॉमर्स की प्रैक्टिस करनी है या आप पेपर 1 की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर डेली क्विज के माध्यम से आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है और आपके डाउट भी सॉल्व किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो आज की जो हम वीडियो है हमारी, उसमें सिर्फ केवल आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग के मीनिंग को समझेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं एंड इसके टाइप्स क्या हैं। तो आज की बेसिकली हमारी वीडियो यही है और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के टॉपिक को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो गाइज, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पार्टनरशिप है क्या। तो अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे कि बिजनेस को चलाने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। मैं चाहूं तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करके भी बिजनेस कर सकती हूँ, मैं चाहूं तो मैं पार्टनरशिप करके भी बिजनेस कर सकती हूँ, मैं चाहूं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के माध्यम से भी बिजनेस कर सकती हूँ। लेकिन बिजनेस तो करना है, लेकिन तीनों के जो टाइप्स होते हैं, तीनों के जो उद्देश्य होते हैं, वो तीनों के अलग अलग होते हैं। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस चुनती हूँ तो उसमें मुझे कम कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसी रिस्क को खत्म करने के लिए, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की एक लिमिटेशन जो है उसको खत्म करने के लिए पार्टनरशिप लाई गई, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है हमारे लिए। और इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनका सिंपल सा उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब कोई लॉस कमाने के लिए तो बिजनेस चलाएगा नहीं इकट्ठे हो गए, तो सिंपल सा बिजनेस का ही जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ऐसे ही पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग इस उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। और साथ ही जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशन थी कि एक ही व्यक्ति को सारा जितने भी लॉस होते थे, जितना भी उसका रिस्क होता था, वो अकेला वहन करता था। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, जितने पार्टनर्स होंगे वो आपस में उस रिस्क को बियर करते हैं और वो आपस में उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए बिल्कुल इसकी मेन डेफिनेशन को हम समझते हैं, जो कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है, जो कि है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा संबंध है, या ऐसा एक एग्रीमेंट है, या ऐसा एक ठहराव बोल सकते हैं, जो कि प्रॉफिट को अर्न करने के उद्देश्य से दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। और लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो 6 लोग पार्टनर्स है तो 6 की 6 ही एक्टिव हो, नहीं, उन 6 की 6 पूरे भी एक्टिव हो सकते हैं, उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा लोग भी उस पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है। जो पार्टनर्स का जो ग्रुप होता है, जब उनका ग्रुप मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो पार्टनरशिप की जो मीनिंग है, तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कि वो प्रॉफिट शेयर करने के उद्देश्य से वो लोग इकट्ठे हुए होने चाहिए। कोई एक या सारे या एक से ज्यादा लोग भी उसको रन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही उसको रन करें। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर। जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स ऐड होते रहेंगे वो अपने आप में क्या होगा, एक उसका एक अलग से एक कहते हैं पहचान होगी, वो एक पार्टनर होगा। ठीक है, जो कलेक्शन होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि पार्टनर्स का जो कलेक्टिव रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। तो फर्म का जो मेन जो होता है, उसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना है। तो कम से कम दो पार्टीज तो उसमें होनी चाहिए, दो से कम हो गया तो फिर तो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी। तो पार्टनरशिप में कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा, अभी हम आगे पढ़ेंगे कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ये जो पार्टनर्स जो होते हैं वो कोई नेचुरल, यानी कि मैं, आप, राम, सीता, मोहन, गीता, ये भी हो सकते हैं, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, ये भी मिलकर के पार्टनरशिप कर सकती हैं। तो यही गाइस मैंने सब कुछ हिंदी में समझाया हुआ है, आप इसको जरूर से पढ़ लेंगे। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत होते हैं। तो सबसे पहले तो पहला इनका प्रॉफिट क्या होता है, सॉरी मोटिव क्या होता है, लाभ को कमाना। दूसरा, ये सारे भी चला सकते हैं और उनमें से कोई एक भी रन कर सकता है, एक से ज्यादा भी रन कर सकते हैं। और
जो भी कोई नया पार्टनर आएगा वो भी एक भागीदार के रूप में ही आएगा। अगर मैं इसकी लिमिटेशन की बात करूं तो पार्टनरशिप का जब सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि इनकी भी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। कि मतलब अगर पार्टनर्स फर्म को कोई नुकसान होता है तो पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी भी उससे प्रभावित हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी मतलब उनका घर बार भी बिकने पर आ सकता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन फायदा ये है कि दो या दो से ज्यादा लोगों में वो चीज डिवाइड हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम मेंबर्स के बारे में। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि कम से कम 2 मेंबर तो होने चाहिए। अब लेकिन पार्टनरशिप में ये डिस्प्यूट है थोड़ा सा कि इसके जो कम से कम मेंबर है वो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में ही बताया गया, उसी के अंदर बताया गया कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन ज्यादा कितने, ये ज्यादा कितने पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया। तो सो गाइस कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ज्यादा पार्टनर्स के मेंबर्स के बारे में जो बताया गया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। इसका एक रूल भी आता है, एक एक्सेप्शन मान लो कि रूल 464, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है तो उसमें मैक्सिमम 100 मेंबर्स भी हम रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बैंकिंग कंपनीज की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स को हमें रखना होता है। आगे फिर हमारा वही है कि ये जो हमारा पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है, क्योंकि अभी हमने बोला 2 या 2 से ज्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, तो ये एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। मतलब मैं मुंह से बोल करके अपने फ्रेंड से भी कह सकती हूँ कि चलो हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। मैं किसी डॉक्यूमेंट्स पे लिख के भी दे सकती हूँ कि चलो हम दोनों लोग पार्टनरशिप करते हैं। ये मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मतलब बता भी सकती हूँ, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब कि कोई इशारों में या फिर ऐਵੇਂ ही हमारी पार्टनरशिप बन सकती है, जिसमें मुझे बताना जरूरी ना हो, कुछ ऐसा संभावना ऐसी घटना हो गई हो जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए पार्टनर्स जैसा रोल कर रहे हो। ठीक है, तो मस्ट बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि जो एग्रीमेंट होगा वो जरूर है कि वो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बनाया गया हो, क्योंकि हम लॉस को शेयर करने के लिए पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने अभी पढ़ लिया था कि वो सभी के द्वारा भी वो बिजनेस चलाया जा सकता है या उनमें से कुछ कम लोगों के द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो फिर इसमें एक टर्म आती है माइनर पार्टनर की, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 में बताई गई है। तो माइनर मतलब क्या होता है? माइनर व्यक्ति वो होता है कि जो जिसकी एज अभी 18 तक नहीं हुई है, मतलब वो 18 साल से कम के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? माइनर पार्टनर कहते हैं। तो माइनर पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म में रखने के लिए हमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, सबकी सहमति लेनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और बोल रहे हैं कि जब हम किसी माइनर को अपने फर्म में पार्टनर बनाते हैं तो हमें एक एग्रीमेंट जरूर से साइन कर लेना चाहिए, जो कि उसके गार्जियन जो भी होंगे उसके द्वारा वो साइन हो। ठीक है, तो यही मैंने इसको हिंदी में बता रखा है, जिसको भी जो भी हिंदी मीडियम से है वो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं समझा तो हिंदी में ही रही हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। फिर हमारे बोलते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। अगर पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई ऐसा पार्टनर है जो कि माइनर है, तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे? तो सबसे पहला अधिकार उसका शेयर, प्रॉफिट में उसका शेयर होगा ही होगा। जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, जो भी असेट्स है, उसमें उसका राइट होगा ही होगा। वो हमारे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। वो हमारे पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट की कॉपी को भी अपने पास रख सकता है। अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा कि पार्टनरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, लेकिन माइनर पार्टनर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पार्टनर हैं और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट रखते होंगे, आप शेयर ऑफ लॉस नहीं रखोगे उसमें। तो जो माइनर की जो पर्सनल लाइबिलिटीज होती है वो इसमें लाइबल नहीं होती है, और वो केवल क्या होता है? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए वहां पर पार्टनर बनता है। ठीक है जी, फिर ये इसका हिंदी वर्जन है। फिर हम पढ़ते हैं कि अब इसमें एक टर्म आती है पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। अभी मैंने बोला एग्रीमेंट होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच। अगर एग्रीमेंट है तो वो रिटर्न भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डीड की, तो डीड मस्ट बी रिटर्न। डीड को हमेशा रिटर्न ही होना पड़ेगा। तो डीड की जरूरत पड़ती क्यों है? बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन कराना इसका कंपलसरी नहीं होता है। अगर हम चाहें पार्टनर्स का कंसेंट हो तो वो रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, और नहीं चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी वो अपनी फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, मतलब वॉलेंट्री है, करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो। तो अगर
पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि मान लो अगर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बिजनेस कर लिया कि चलो भाई आओ चलो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अब कर तो लिया, लेकिन धीरे धीरे हमें क्या हो गया, हमारे अंदर डिस्प्यूट आने लग गए कि मैं ही सारा काम करता हूँ तो कुछ करता ही नहीं है, मैं ही इतना पैसा लगा रहा हूँ तो कुछ करता ही नहीं, ये वो। तो इसके लिए क्या होता है, एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है कि भाई साहब आप डीड बना लीजिए। अगर आप डीड में बना लेंगे तो क्या होगा कि हर चीज रिटर्न होगी, हर चीज क्लियर होगी। प्लस अगर आपको कोई पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर रहा है तो आप उसको शू भी कर सकते हैं, मतलब आप उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है, आप ऐसे नॉर्मली वर्बली चल रहे हैं, तो आप एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते हैं, ये लीगल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दो केस आते हैं, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड कर रखी है आप लोगों ने। अगर नहीं है तो हमेशा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि अगर नहीं है तो क्या क्या प्रोविजन होंगे। तो अगर नहीं है तो जो भी पार्टनर्स होंगे वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटेंगे, मतलब 1:1 के रेशियो में वो सब कुछ बियर करेंगे। जो भी पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसको 6% का इंटरेस्ट देना ही होगा, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और कोई किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी, कोई कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और जब भी कोई न्यू पार्टनर अगर हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है तो उसमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो फिर क्या होगा, तो सीधी सी बात, अगर मैंने कोई चीज अपने पार्टनरशिप एक्ट में रिटर्न में ले दी तो मैं क्या करूंगी, जो जो मैंने लिखा है उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो अगर उसमें मैंने लिख दिया कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 3/4 के रेशियो में बटेगा तो 3/4 के रेशियो में बटेगा, क्योंकि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है और वो लीगल है। अगर उसको नहीं मानोगे तो आपके पास केस, आपके ऊपर केस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी उसमें लिखा होगा डीड में उसी के अनुसार हम चलेंगे। फिर उसमें कोई इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है तो भी हम उसको फॉलो करेंगे। अगर हमने पार्टनर्स के लोन के बारे में मान लो 12% बोल दिया या इससे ज्यादा बोल दिया, इससे कम बोल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चलेंगे। अगर उसमें कमीशन और सैलरी के बारे में लिखा गया है तो भी हम उसको मानेंगे, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के लिए भी हम उसी में से जो भी हमने रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिख दिया, जो जो प्रोविजन हमने डाल दिए वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब हिंदी में कि लाभ हानि बराबर होंगे, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं होगा, पार्टनर को लोन 6% ब्याज या फिर 0.5% पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, ये ईयरली है 6% जो है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। और जो भी कमीशन वमीशन नहीं देना पड़ेगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई पारिश्रमिक नहीं दी जाएगी, और नए साथी के प्रवेश के लिए सभी साझेदारों की भागीदारी जरूरी होगी। और अगर विलय की उपस्थिति है, मतलब पार्टनरशिप डीड है, तो सभी कुछ वैसा ही होगा जैसे कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो टाइप ऑफ पार्टनर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अभी हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन जब हम स्टार्टिंग पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि सभी के द्वारा या उनमें से सभी के बिहाफ पर किसी एक या एक से अधिक के द्वारा ये चालू की जा सकती है पार्टनरशिप फर्म। तो एक्टिव पार्टनर कौन होगा? एक्टिव पार्टनर वो होगा जो सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहा होगा, मतलब जिसके ऊपर सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारा काम देख रहा होगा, आउटसाइडर भी उसको जानते होंगे जो भी बाहर से हमारी फर्म के साथ डील कर रहे हैं। तो मतलब जो बेसिकली जो सबकी नजरों में होगा उसको क्या कहते हैं, हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, कंट्रीब्यूट तो कैपिटल तो करता ही है और वो एक्टिव पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के अंदर, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने बोला कि पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ी कह दो लिमिटेशन जो है वो यही है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबकी होती है, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी होगी। आउटसाइडर बेचारे उसको जानते होंगे क्योंकि वो छल कूद कर रहा होगा, सबसे ज्यादा काम बेचारे के ऊपर ही होगा, तो सब आउटसाइडर उसको जानते होंगे। और वो प्रॉफिट भी जो भी फर्म में होगा उसमें भी उसका शेयर होगा और वो पूरा पूरा भागीदार होगा, मतलब उसको सब जानते होंगे, सबको पता होगा कि ये भैया इस फर्म का पार्टनर है और जो भी ये काम करता है, तो मतलब ही इज अच्छा बच्चा और इसको सब जानते होंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। इसको निष्क्रिय पार्टनर भी कहा जाता है, जो कि मतलब क्या होता है ना कि कुछ आलसी लोग होते हैं, कहते हैं चलो भैया मेरे पास पैसा तो पड़ा हुआ है, मैं अपना पैसा तो डाल देता हूँ इस फर्म में, लेकिन मेरे बस की नहीं है कि मैं रोज रोज का काम करूं या रोज रोज आकर यहाँ पे कुछ भी करूं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी कैपिटल लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती उनकी, लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड ही रहेगी, प्लस वो प्रॉफिट में शेयर भी लेंगे, लेकिन उनको कोई जानता नहीं होगा क्योंकि वो ना फर्म के मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में, ये एक्टिव पार्ट नहीं करते, मतलब मैनेजमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं होता, बस ये अपनी कैपिटल लगाते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस में उसका पूरा पूरा हिस्सा होगा, इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और इसको बाहर आउटसाइडर कैसे जान लेंगे, जब मैं कैपिटल लगा के घर पे सो रही हूँ तो कोई मुझे कैसे जान लेगा, नहीं जान पाएगा ना कि कौन है इस फर्म का पार्टनर, तो आउटसाइडर इसको नहीं जानते होंगे। और स्लीपिंग पार्टनर को रिटायर भी किया जा सकता है, जैसे कि मान लो कोई रिटायर हो रहा है पार्टनर, तो उसको पब्लिक नोटिस देना होता है कि यहाँ से रिटायर हो रहा है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर को कोई जानता ही नहीं है, तो वो पब्लिक नोटिस क्यों देगा, तो वो नहीं देता, ठीक है। ये सब मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। फिर आता है
सीक्रेट पार्टनर क्या होगा? छुपा रुस्तम होगा। छुपा रुस्तम का मतलब होता है कि ये पार्टनरशिप फर्म में आएगा भी, मैनेजमेंट भी देख रहा होगा, लेकिन आउटसाइडर इसको नहीं जानते होंगे। ये बोल देगा कि देखो मैं कर तो लूंगा लेकिन सबको मत बताना कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में, एक्टिव पार्ट भी करता है बिजनेस में, मतलब डोरमेंट वाले पार्टनर में, स्लीपिंग पार्टनर में। और इसमें यही है कि वो तो फर्म के मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये एक्टिव पार्टिसिपेट भी करेगा, लेकिन आउटसाइडर इसको नहीं जानते होंगे, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ का इस प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस में फर्म की इक्वली इसका रहता है। और इसकी लाइबिलिटी भी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। हिज कनेक्शन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कि मतलब बाहर वाले लोग इसको नहीं जानते कि इसका फर्म के साथ कोई कनेक्शन है, लेकिन इसका वास्तव में फर्म के साथ कनेक्शन होता है। फिर आते हैं हमारे लाइबिलिटी के बेस पे। तो एक तो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर और एक होता है अनलिमिटेड। तो ये बेचारा आता है इसलिए कि देखो जी मैं आ तो जाऊंगा, मैं अपने कैपिटल भी दे दूंगा, मैं अपने प्रॉफिट भी ले लूंगा, लेकिन लॉस भी ले लूंगा, पर लॉस में अनलिमिटेड नहीं लूंगा, मैं लूंगा बिल्कुल सीमित मात्रा में लॉस, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लिमिटेड पार्टनर। तो लिमिटेड पार्टनर वो होता है जो कि क्या करता है कि लिमिटेड अपना शेयर लिमिटेड रखता है अपने कैपिटल को, और प्रॉफिट भी कम आता है, लेकिन ये एक्टिव पार्टिसिपेट इतना नहीं करता। और प्लस ये अनलिमिटेड लाइबिलिटीज की नहीं होती, क्योंकि ये लिमिटेशन के साथ ही हमारे में आता है। और अगर इसकी कोई डेथ हो जाती है या ये बैंकरप्ट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। और इसको फर्म में एक्टिव पार्टिसिपेशन का कोई भी अधिकार इसको नहीं होता है। और सच अ पार्टनर इज एसोसिएट विद हिज मनी एंड गुडविल। तो ऐसा पार्टनरशिप अपने गुडविल या अपनी मनी के लिए ही बस लेकर आते हैं इसको, बाकी इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता। नेक्स्ट ये सब मेरे हिंदी में है। तो इसके बाद में है मेरा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब क्या है? नाम मात्र का पार्टनर। नाम मात्र का मतलब ये कैपिटल वगैरह नहीं लेकर आएगा, ये इसके ना बहुत ज्यादा मतलब इसकी वाहवाही, इसको सब लोग फॉलो करते होंगे लाइक सेलिब्रिटीज वगैरह। तो ऐसा पार्टनर होगा जिसके हम नाम को यूज कर रहे होंगे। जैसे कि आपने एड्स भी देखे होंगे कि अमिताभ बच्चन, कभी ऐश्वर्या राय, कभी कोई मतलब ऐसे एड्स देते हैं। तो ये सिर्फ अपना नाम देते हैं उस फर्म को कि लो आप हमारा नाम यूज कर लेना, और उसके बाद बदले चार्जेस लगाते हैं। बस इनका काम इतना ही होता है। बाहर वालों को लगता है कि पार्टनर है, लेकिन वास्तव में इनका कोई कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता, कोई प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता इनका, ठीक है। लेकिन अगर बाहर वालों को कोई नुकसान हो जाता है, जो कि क्योंकि ये अपना नाम देता है, लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो फर्म में कैपिटल भी लगा देते हैं अपनी। अगर बाहर वालों को कोई नुकसान हो जाता है इसके नाम की वजह से, जिस लोगों ने इस पर विश्वास करके फर्म में क्या कहता है पार्टिसिपेट किया था, तो ये आउटसाइडर के लिए लाइबल होगा, क्योंकि इसको बाहर वाले लोग जानते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम्स एंड रेपुटेशन फॉर द फर्म्स बेनिफिट, ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर, कि अपने आप को बताता है कि हाँ भैया मैं पार्टनर हूं, लेकिन ये कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल में, और ये बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस से भी कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ये अपना नाम देता है कि ठीक है मेरा नाम पार्टनर की तरह यूज कर लो और मुझे इतना चार्ज दे दो, ये पैसे भी अच्छे खासे ले लेते हैं, लेकिन फिर इसका मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आउटसाइडर को इसके नाम की वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो फिर इसको ये लाइबल माना जाता है। अब आता है हमारा पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये पार्टनर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं, लॉसेस के लिए नहीं, लेकिन इनकी लाइबिलिटीज भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो ये सारे हमारे पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स थे, और आज हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझा, पार्टनरशिप होती क्या है इसके बारे में समझा, इसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करूंगी और आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी जो प्रीवियस ईयर में हमने सॉल्व किए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, और जो भी मैंने स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी थी, टेलीग्राम में लिंक है जिसमें डेली पेपर 1 और पेपर 2 की बिना किसी चार्ज के आपके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच।